नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जो आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सेल टॉपिक है, रासायनिक सेल, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके कम से कम 2 पार्ट होंगे। तो पहला पार्ट अपने पढ़ रहे हैं जिसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल 2 पार्ट के अंदर 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है। बड़ा ही आसान प्रश्न है। रासायनिक प्रभाव का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है। तो इसका उत्तर है विद्युत अपघटन प्रक्रिया में। किस प्रक्रिया में किया जाता है? विद्युत अपघटन प्रक्रिया में। ये भी इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि जो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव होता है उसका उपयोग किस प्रक्रिया में करते हैं? अपने विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में। ऑप्शन पढ़ के भी कई बार प्रश्नों का जवाब हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में इसका नहीं होता, प्रतिरोधकता में नहीं होता, चालन में नहीं होता। तो इसका सही आंसर है विद्युत अपघटन प्रक्रिया में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपने 2 नंबर प्रश्न है, विद्युत अपघटन में उपयोग होने वाला तरल पदार्थ क्या कहलाता है। विद्युत अपघटन प्रक्रिया में प्रयोग होने वाला तरल पदार्थ, विद्युत अपघटन में उपयोग में होने वाला तरल पदार्थ, ठीक है, क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघटन में प्रयोग होने वाला जो तरल पदार्थ है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट। देखो, तरल पदार्थ की बात की गई है। इलेक्ट्रोड होते हैं जो, वो किसके बने होते हैं? वो तो धातु के बने होते हैं, आपको पता है। इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं? धातु के। विद्युत चालक, चांदी तांबे की बात, यहाँ तरल पदार्थ की बात की जा रही है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। उत्प्रेरक, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है इलेक्ट्रोलाइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपने 3 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रोलाइसिस में विद्युत धारा के प्रवाह, इलेक्ट्रोलाइसिस में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए किसे अनिवार्य माना जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसके लिए किसे अनिवार्य माना जाता है। विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसे, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रोलाइट। देखो, विद्युत धारा प्रवाह के लिए धातु नहीं है, गैस नहीं है, प्रतिरोधक नहीं है। तो सही आंसर इसका क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इसका बिल्कुल सही आंसर है। 4 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। एनोड क्या होता है। देखो, एनोड क्या होता है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। एनोड क्या होता है? एनोड क्या होता है? ठीक है, तो एनोड क्या होता है? इसका सही आंसर है, एनोड होता है धनात्मक इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? धनात्मक इलेक्ट्रॉन। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, उसे क्या बोलते हैं? कैथोड। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, उसे क्या बोलते हैं? कैथोड। ठीक है, उत्प्रेरक नहीं होता है, विद्युत चाल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है धनात्मक इलेक्ट्रोड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपने 5 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रोलाइसिस में किसे ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था किसे ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है कैथोड। क्या होता है? कैथोड। इसका सही आंसर है कैथोड। ठीक है, एनोड क्या होता है? एनोड होता है धनात्मक इलेक्ट्रोड। एनोड क्या होता है? धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो सही क्या है? कैथोड होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। ठीक है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड क्या होता है? कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट तरल पदार्थ होता है, आपको मैंने बताया था अभी ऊपर वाले प्रश्न में, आपने अभी पढ़ा था। तरल पदार्थ क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आयन नहीं होता। तो इसका सही आंसर है जो कैथोड। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। इलेक्ट्रोलाइसिस में ऋणात्मक जो होता है इलेक्ट्रोड, वो क्या होता है? कैथोड होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसे इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग किया जाता है। विद्युत अपघटन की क्रिया में किसे इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग किया। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसे इलेक्ट्रोड के रूप में। देखो, बड़ा ही आसान प्रश्न है। किसे इलेक्ट्रोड के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में किसे उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। लकड़ी को, ठीक है, लकड़ी को, लकड़ी क्या होती है? लकड़ी तो अचालक होती है। ठीक है, लकड़ी तो क्या होती है? अचालक होती है। ठीक है, लकड़ी को, धातु को, हाँ धातु चालक होती है, ठीक बात है, धातु चालक होती हैं। लगभग समस्त धातुएं चालक हैं। प्लास्टिक अचालक है। ठीक है, प्लास्टिक क्या है? अचालक है। गैस भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता, लकड़ी भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर क्या है? चालक। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो चालक होते हैं, धातु के बने होते हैं। ठीक है, तो विद्युत अपघटन की क्रिया में
जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो किसके बने होते हैं? धातु। 6 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने 7 नंबर प्रश्न की तरफ। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विद्युत अपघटन की क्रिया को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, जो वोल्ट मीटर होता है वो तो क्या नापता है? वोल्टेज नापता है। वोल्ट मीटर क्या नापता है? वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्ट मीटर का आपका सिंबल होता है। वोल्ट मीटर का क्या काम होता है? वोल्टेज मापना। ओम मीटर क्या होता है? ये ओम मीटर का आपका सिंबल है। ओम मीटर का क्या क्या नापता है? प्रतिरोध नापता है। ओम मीटर क्या काम करता है? प्रतिरोध मापता है। एम्पीयर मीटर आपका क्या नापता है? एम्पीयर मीटर का ये सिंबल है। ठीक है, एम्पीयर मीटर क्या नापता है? धारा नापता है। ठीक है, इसके प्रतीक आप लोगों को पता है, प्रतिरोध का R होता है, एम्पीयर धारा का I होता है, वोल्टेज का V होता है। तो अब बात आ गई, ऑप्शन 1 बचा है वोल्टामीटर। इसे क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर। ठीक है, तो जो आपका विद्युत अपघटन की क्रिया को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है या किस उपकरण में किया जाता है? तो इसका आंसर है विद्युत किस उपकरण में किया जाता है। ठीक है, किस उपकरण में किया जाता है? किस उपकरण में किया जाता है? ठीक है, तो उसका है किस उपकरण में किया जाता है? वोल्टामीटर। तो इसका सही आंसर है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर है ये, वोल्टामीटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न। इलेक्ट्रोलाइट के उदाहरण क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट का उदाहरण क्या है? इनमें से 4 ऑप्शन है अपने पास। इलेक्ट्रोलाइट का उदाहरण क्या है? तांबा, चांदी, नमक का घोल, सिलिकॉन। देखो, तांबा क्या है? तांबा धातु है, चांदी धातु है, ये इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या पूछा है? इलेक्ट्रोलाइट पूछा है। इलेक्ट्रोलाइट का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर है नमक का घोल। नमक का घोल। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न की तरफ अपने चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन से पदार्थ आयनों में विभाजित होते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन से पदार्थ होते हैं जो आयनों में विभाजित होते हैं? बड़ा ही आसान प्रश्न है। इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन से पदार्थ आयनों में विभाजित होते हैं? ठोस पदार्थ। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन से पदार्थ आयनों में विभाजित होते हैं? ठोस होते हैं, तरल होते हैं, गैस होते हैं या अर्धचालक होते हैं? तो इसका सही आंसर है तरल पदार्थ। कौन से पदार्थ होते हैं? वो तरल पदार्थ होते हैं। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठोस नहीं होते, गैस भी नहीं होती, अर्धचालक भी नहीं होते। 10 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। फैराडे का पहला नियम किससे संबंधित है? देखो, फैराडे एक वैज्ञानिक था, उसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम भी दिए थे और जो आपके जो विद्युत रासायनिक प्रक्रियाएं हैं उनके संबंध में नियम भी दिए थे। तो जो फैराडे का पहला नियम है वो किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है इलेक्ट्रोलाइट में जमा पदार्थ के संबंध में। इलेक्ट्रोलाइट में जमा पदार्थ के संबंध में, द्रव्यमान के संबंध में नहीं है, आयतन के संबंध में नहीं है, वोल्टेज के संबंध में नहीं है। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रोलाइट में जमा पदार्थ के संबंध में फैराडे का जो पहला नियम है। ठीक है, फैराडे का नियम था M समानुपाती M बराबर ZIT और M बराबर जो था उसका नियम M बराबर M समानुपाती IT। तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह नियम था। पहला नियम किससे संबंधित था? इलेक्ट्रोलाइट में जमा पदार्थ। M था पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, I बराबर समय और I बराबर विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है, I बराबर विद्युत धारा और T क्या है? यहाँ पे समय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न। फैराडे के नियम के अनुसार जमा पदार्थ का परिणाम किस पे निर्भर करता है? अभी आपको मैंने बताया था कि M बराबर जो फॉर्मूला था वो ZIT था। ठीक है, यहाँ पे Z क्या है? Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, I थी विद्युत धारा। I क्या था? विद्युत धारा।
टी यहाँ पे क्या था, सम्य, टी यहाँ पे क्या था, सम्य। तो फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे के नियम के अनुसार जमा पदार्थ का परिणाम किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा, एम किस पे निर्भर करेगा, आई और टी पे। तो विद्युत धारा पर निर्भर करेगा, समय पर निर्भर करेगा, दोनों पर निर्भर करेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, डी, धारा और समय दोनों पर। ठीक है, वोल्टेज पे नहीं होगा, अकेले समय पर नहीं होगा, अकेली धारा पे नहीं होगा, दोनों पे होगा। ठीक है, विद्युत धारा और समय दोनों पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 12 नंबर प्रश्न। विद्युत धारा किसी पदार्थ को, विद्युत धारा किस पदार्थ को आयनों में विभाजित करने, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ को आयनों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ को आयनों में विभाजित करने की प्रक्रिया, आयनों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आयनों में विभाजित करने की प्रक्रिया आयनीकरण कहलाती है। सिंपल सा प्रश्न है ये। आयनों में विभाजित करने की क्रिया क्या कहलाती है, आयनीकरण। अपघटन गलत है, विलयन गलत है, प्रतिरोध गलत है। कुछ प्रश्न तो बिल्कुल सिंपल होते हैं, जो क्वेश्चन पढ़ने पे उनके आंसर आ जाते हैं अपने को। तो विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ को आयनों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आयनीकरण। 13 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने। इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड पर कौन से आयन जमा होते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया होती है, उसमें जो दो अपने इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। तो कैथोड पर कौन से आयन जमा होते हैं, 13 नंबर प्रश्न का उत्तर है। देखो कैथोड होता है ना, उस पे जो आयन जमा होते हैं वो होते हैं धनात्मक आयन। ठीक है, कौन से आयन जमा होते हैं, धनात्मक आयन। और जो एनोड होता है उस पे ऋणात्मक आयन होते हैं। ठीक है, एनोड पे कौन से आयन होते हैं, एनोड का प्रश्न अगर पूछ लिया जाए, एनोड पर कौन से होते हैं, एनोड पे ऋणात्मक आयन। ठीक है, बड़ा आसान प्रश्न था ये, ऋणात्मक आयन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 14 नंबर प्रश्न। वोल्टामीटर किसका माप करता है। देखो अभी ये प्रश्न पहले ऊपर भी आया था। ठीक है, वोल्टामीटर, वोल्टामीटर किसका माप करता है। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रोलाइट में जमा पदार्थ के जमाव का। किसका करता है, इलेक्ट्रोलाइट में जमा पदार्थ के जमाव का। शक्ति का नहीं करता है, शक्ति का कौन करता है, वाट मीटर। शक्ति का कौन करता है, वाट मीटर। ठीक है, वाट मीटर का सिंबल ये होता है, वाट मीटर। ठीक है, वाट मीटर। विद्युत धारा का माप कौन करता है, एम्पियर मीटर। ठीक है, एम्पियर मीटर। और विद्युत विभव का मान कौन करता है, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जो वोल्टामीटर होता है वो किसका माप करता है, इलेक्ट्रोलाइट में पदार्थ के जमाव का। कई लोग विद्युत विभव कर आएंगे, वो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, सही आंसर है इलेक्ट्रोलाइट में जमा पदार्थ के जमाव का। 15 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में किसे आयनीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में किसे आयनीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में किसे आयनीकरण कहते हैं। तो सिंपल सा आंसर है इलेक्ट्रोलाइट को आयनों में विभाजित करने की क्रिया। इलेक्ट्रोलाइट को आयनों में विभाजित करने की क्रिया क्या कहलाएगी, आयनीकरण। ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी। इलेक्ट्रोलाइट में देखो एक कंटेनर होता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, एक कंटेनर होता है इस तरह। ठीक है, कंटेनर है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है। ठीक है, इसमें दो छड़ें होती हैं। ठीक है, एक छड़ होती है प्लस, जिसे एनोड बोला जाता है, एक होती है माइनस, जिसे कैथोड बोला जाता है। और ये जो भरा हुआ है इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, किसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट। और अब इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किए जाती है तो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयनों में विभाजित होता है। इस क्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान प्रश्न था। 16 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने। फैराडे का दूसरा नियम किससे संबंधित है। फैराडे का दूसरा नियम किससे संबंधित है, बड़ा ही आसान प्रश्न है। फैराडे का दूसरा नियम किससे संबंधित है, तो जमा पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक से। फैराडे का दूसरा नियम किससे संबंधित है, जमा पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 17 नंबर प्रश्न। रासायनिक समतुल्य क्या होता है। रासायनिक समतुल्य
क्या होता है रासायनिक समतुल्य, क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो रासायनिक इलेक्ट्रोलाइसिस पर जमा पदार्थ का भार, ठीक है, क्या कहलाता है, रासायनिक समतुल्य। धातु की शुद्धता गलत है, पदार्थ का भार गलत है, रासायनिक प्रतिक्रिया गलत है। इसका सही आंसर है इलेक्ट्रोलाइसिस पर जमा पदार्थ का भार क्या कहलाता है, रासायनिक समतुल्य, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर, इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा पदार्थ एनोड पर जमा होता है, कौन सा पदार्थ एनोड पर जमा होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा पदार्थ, इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा पदार्थ एनोड पर जमा होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा पदार्थ एनोड पर जमा होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा पदार्थ एनोड पर जमा होता है, एनोड का पूछा है इसमें, तो एनोड पे जमा होगा ऋणायन, क्या होगा, ऋणात्मक आयन, ठीक है, ऋणात्मक आयन, ये इसका सही आंसर है। एनोड पर ऋणात्मक आयन ही जमा होगा। धनात्मक आयन कहां जमा होगा, ये होगा कैथोड पर, ये कहां जमा होगा, कैथोड पर, और इलेक्ट्रोलाइट नहीं है इसका, गैस इसका नहीं है। 19 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्युत धारा का उपयोग किस प्रक्रिया में धातु की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है, विद्युत धारा का उपयोग किस प्रक्रिया में। अब इसमें सीधा सा देखो समझने, कई बार क्या होता है हिंदी को समझना भी प्रश्न को हल कर देता है। इसमें सिंपल प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, किस प्रक्रिया में धातु की परत चढ़ाने के लिए, धातु की परत चढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया है जिसमें दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है। किसी धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने वाली क्रिया का नाम क्या है, विद्युत धातुकरण, प्रक्रिया का नाम क्या है, विद्युत धातुकरण। इसका सही आंसर है विद्युत धातुकरण, ठीक है। ये गलत है इसका, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सही आंसर है विद्युत धातुकरण। 20 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा कौन सा तत्व सामान्यतः पृथक किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा कौन सा तत्व सामान्यतः पृथक किया जाता है, तो इसका उत्तर है सोडियम। कौन सा पदार्थ किया जाता है, सोडियम। चांदी नहीं होगा, सोना नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, 20 नंबर का होगा सोडियम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने 21 नंबर प्रश्न। किसका प्रयोग सोने की पतली परत चढ़ाने में होता है, किसका प्रयोग सोने की पतली परत चढ़ाने में होता है, किसका प्रयोग सोने की पतली परत चढ़ाने में किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 21 नंबर प्रश्न है ये एनोड का, इसका प्रयोग किया जाता है सोने की पतली परत चढ़ाने में, एनोड का, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का नहीं होता, वोल्टामीटर का नहीं होता, कैथोड का नहीं होता, सही आंसर है एनोड का, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में कौन से घटक होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में, बड़ा अच्छा प्रश्न है, इलेक्ट्रोलाइट में कौन से घटक होते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कि एक कंटेनर होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है कंटेनर के अंदर, 2 छड़ें होती हैं, ठीक है, 2 छड़ें होती हैं इसके अंदर लगाई गई, इलेक्ट्रोलाइट में 2 छड़ें लगाई जाती हैं, ठीक है। एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, ठीक है, एक क्या होता है कैथोड और एक होता है एनोड, ठीक है। और ये जो पात्र होता है, इस पात्र को बोला जाता है वोल्टामीटर, क्या बोला जाता है, वोल्टामीटर। और ये जो भरा जाता है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और अब प्रश्न जो पूछा गया है कौन से घटक होते हैं, देखो परमाणु नहीं होते, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, न्यूट्रॉन नहीं होते, तो इसका सही आंसर है अनायन, आयन। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट में, आयन, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने 23 नंबर प्रश्न। इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा किसके द्वारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा किसके द्वारा प्रवाहित की जाती है, तो किसके द्वारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा। देखो बड़ा ही अभी ऊपर मैंने आपको समझाया था, देखो इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, परमाणु नहीं होते, प्रोटॉन नहीं होते, तो सही आंसर क्या है इसका, आयन। किसके द्वारा प्रवाहित की जाती है, आयन के द्वारा, ठीक है, आयन इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 24 नंबर प्रश्न। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान विद्युत धारा से किस प्रकार का परिवर्तन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के अनुसार इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान विद्युत धारा में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो सीधा सा आंसर है रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा होता है, रासायनिक। यांत्रिक तो होता ही नहीं, उसमें कोई घुमावदार भाग थोड़ी होते हैं, ये गलत है। चुंबकीय भी नहीं होता, ठीक है, परमाणु भी
नहीं होता। सही आंसर क्या है? रासायनिक। ठीक है, कौन सा प्रभाव होता है? रासायनिक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रोलाइट में कौन सी प्रक्रिया होती है? इलेक्ट्रोलाइट में कौन सी प्रक्रिया होती है? इलेक्ट्रोलाइट में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वापस वही आंसर है इसका, रासायनिक प्रतिक्रिया। इलेक्ट्रोलाइट में कौन सी प्रक्रिया होती है? रासायनिक। वाष्पीकरण नहीं होता, घुलनशीलता नहीं होती, शुष्कन नहीं होता। सही आंसर क्या है? रासायनिक प्रतिक्रिया। 26 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में धातुओं के शुद्धिकरण में किसका उपयोग होता है? धातुओं के शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाता है? बड़ा ही आसान प्रश्न है। तो शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाता है? एनोड का। किसका उपयोग किया जाता है? एनोड का शुद्धिकरण में। ठीक है, वोल्टामीटर जिस पात्र में वो किया जाता है वो वोल्टामीटर है। तो दो बार एक ही चीज लिख दी, वोल्टामीटर ये है नहीं। कैथोड शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाता है? एनोड का। 27 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव द्वारा कौन सा तत्व मुख्य रूप से पृथक किया जाता है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव द्वारा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। कौन सा तत्व मुख्य रूप से पृथक किया जाता है? इनमें से छांटना है। कौन सा तत्व होता है जो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से पृथक किया जाता है? कौन सा प्रश्न है वो? कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो पृथक किया जाता है? तो इसका सही आंसर है क्लोरीन। सही आंसर क्या है? क्लोरीन। हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है, ऑक्सीजन भी नहीं है, तांबा भी नहीं है। रासायनिक प्रभाव द्वारा कौन सा पृथक इनमें से है? क्लोरीन। इलेक्ट्रोलाइसिस में विद्युत धारा किसे तोड़ती है? इलेक्ट्रोलाइसिस में जो विद्युत धारा होती है वो किसे तोड़ती है? 28 नंबर प्रश्न, किसे तोड़ती है? तो इसका आंसर है यौगिक को। इलेक्ट्रोलाइसिस जो क्रिया होती है उसमें विद्युत धारा किसे तोड़ती है? यौगिक को। अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, सही आंसर है इसका यौगिक। सही आंसर क्या है? यौगिक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा तत्व, इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया के दौरान कौन सा तत्व कैथोड पर जमा होता है? कौन सा तत्व कैथोड पर जमा होता है? तो इसका आंसर है तांबा। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा तत्व कैथोड पर जमा होता है? तो इसका आंसर है तांबा। तांबा बिल्कुल सही आंसर है। क्या आंसर है? तांबा। ठीक है, तांबा इसका बिल्कुल सही आंसर है। मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था। सही आंसर इसका तांबा ही है। क्लोरीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कैथोड पर पूछा गया है तो कौन सा होता है? तांबा होता है। 30 नंबर प्रश्न, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग किस में किया जाता है? रासायनिक प्रभाव का उपयोग किस में किया जाता है? तो इनमें से कौन सी क्रिया है जिसमें विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का? मोटर में किया जाता है? नहीं किया जाता। ट्रांसफार्मर में किया जाता है? नहीं किया जाता। रिले में किया जाता है? नहीं किया जाता। सीधा सा आंसर है विद्युत प्लेटिंग में। इस तरह कुछ प्रश्नों के जवाब ऑप्शन से भी हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन पढ़ने से भी कई आंसर निकल जाते हैं, तो ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। कई चीजों के आंसर ऑप्शन से हो जाते हैं। 31 नंबर प्रश्न, किस प्रक्रिया में विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है? किस प्रक्रिया में विद्युत धारा द्वारा पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है? किस प्रक्रिया में चढ़ाई जाती है विद्युत धारा द्वारा पदार्थ की परत? किसी चीज पर दूसरे पदार्थ की परत चढ़ाना, उसे क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? विद्युत धातुकरण। क्या बोला जाता है? विद्युत धातुकरण इसका सही आंसर है। विद्युत धातुकरण। विद्युत चलन नहीं होता, परिमाप नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिकरण नहीं होता। सही आंसर है विद्युत धातुकरण। 32 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। फैराडे का पहला नियम किस पे लागू होता है? फैराडे का पहले नियम की बात की जा रही है। फैराडे का पहला नियम, ठीक है, फैराडे का पहला नियम किस पर लागू होता है? 32 नंबर प्रश्न है, फैराडे का पहला नियम किस पे लागू होता है? तो आंसर है जमा पदार्थ की मात्रा पर। किस पे लागू होता है? जमा पदार्थ की मात्रा पर। मैंने आपको बताया था M बराबर ZIT, ये किस नियम से है? फैराडे के नियम से। M बराबर क्या है? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। और जो ये है Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और जो है आपका I है धारा, I क्या है? धारा। और T क्या है? समय। धारा एम्पियर में, समय सेकंड में, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्युत धारा में किससे सीधे नियंत्रित किया जा सकता है? विद्युत धारा से किसे सीधे नियंत्रण? विद्युत धारा से
किसे सीधे नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 33 नंबर का, विद्युत प्लेटिंग को। किसे नियंत्रित किया जा सकता है? विद्युत प्लेटिंग को। ऑप्शन से है इनमें से विद्युत धारा से किसे सीधे नियंत्रित किया जा सकता है? विद्युत प्लेटिंग को। इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, घर्षण नहीं है, वाष्पीकरण नहीं है। तो सही आंसर है इसका जो है विद्युत प्लेटिंग। 34 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस नियम के अनुसार जमा पदार्थ का भार विद्युत धारा और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है? मैंने अभी आपको बताया था M बराबर ZIT। ये नियम किसका था? फैराडे का। किसका था? फैराडे का। तो इसका सही आंसर क्या है? फैराडे का पहला नियम। ठीक है, सही आंसर कौन सा है? फैराडे का पहला नियम। यहाँ पे M बराबर क्या था? पदार्थ का द्रव्यमान जो चढ़ता है, मतलब विद्युत भार। ठीक है, पदार्थ का द्रव्यमान। 35 नंबर प्रश्न, विद्युत प्लेटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विद्युत प्लेटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? धातु पर सुरक्षा आवरण चढ़ाने के लिए, धातुओं की सुरक्षा के लिए विद्युत प्लेटिंग का उपयोग किया जाता है। कटाई के लिए नहीं, शुद्धि के लिए नहीं, पॉलिशिंग के लिए नहीं, धातुओं की सुरक्षा के लिए। 36 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा धातु के अणु इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाते हैं? किस प्रक्रिया द्वारा धातु के अणु हैं जो इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाते हैं, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। आयनीकरण नहीं होती, वाष्पीकरण नहीं होती और धातुकरण भी नहीं होती, उस क्रिया को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। किस प्रक्रिया द्वारा धातु के कणों इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाते हैं, उस क्रिया का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने। 37 नंबर प्रश्न, फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार जमा पदार्थ की मात्रा किस पे निर्भर करती है? फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार जमा पदार्थ की मात्रा किस पे निर्भर करती है? 37 नंबर प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। किस पे निर्भर करती है जो जमा पदार्थ की मात्रा? इलेक्ट्रोलाइट के रासायनिक तुल्यांक पर। किस पे निर्भर करती है? इलेक्ट्रोलाइट के रासायनिक तुल्यांक पर। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा पे नहीं होती, गलत है। घनत्व पर भी नहीं होती, वोल्टेज पर भी नहीं होती। सही आंसर है विद्युत धारा के रासायनिक तुल्यांक पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा प्रकार विद्युत धारा को आसानी से प्रभावित करता है? मानो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा प्रकार विद्युत धारा को आसानी से प्रभावित करता है? पतला इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, गाढ़ा इलेक्ट्रोलाइट, ठोस इलेक्ट्रोलाइट, गैसीय इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका सही आंसर है पतला इलेक्ट्रोलाइट, जो होता है विद्युत धारा को आसानी से प्रवाह करता है, पतला इलेक्ट्रोलाइट। 39 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत धारा से सोने की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत धारा से सोने की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सोने की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? किसी चीज पर सोने की परत चढ़ा रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? विद्युत का धातुकरण। क्या बोलेंगे? विद्युत का धातुकरण। कई लोग इसमें विद्युत पॉलिशिंग कराएंगे, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, विद्युत अपघटन भी गलत है, विद्युत विलयन भी गलत है, विद्युत धातुकरण। किसी चांदी पर जैसे सोने की परत चढ़ाते हैं ना, किसी विद्युत धारा से सोने की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? विद्युत धातुकरण। 40 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने। इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कई लोग इसमें विद्युत धारा करेंगे, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न, फैराडे के नियम का मुख्य अनुप्रयोग कहाँ है? फैराडे के नियम का मुख्य अनुप्रयोग कहाँ होता है? ठीक है, तो मोटरों में होता है फैराडे के नियम का, देखो। लेकिन अब अपना टॉपिक जो चल रहा है, फैराडे का नियम है जो मोटरों पे लागू होता है, लेकिन अब अपना जो टॉपिक चल रहा है सेल। टॉपिक क्या चल रहा है? सेल, विद्युत धारा के रासायनिक अनुप्रयोग। ठीक है, तो उसके अनुसार अब ऑप्शन में यहाँ पे आंसर किसका क्या आंसर होना चाहिए? 41 नंबर का। तो इसका विद्युत प्लेटिंग में क्या होना चाहिए? विद्युत प्लेटिंग में। तो ये कई बार इस तरह भी थोड़ा ध्यानपूर्वक अपने करें। तो वैसे ही मोटरों में और विद्युत प्लेटिंग में दोनों आ जाएगा, लेकिन यहाँ मोटर का भी स्पष्ट नहीं है कौन सी है,
लेकिन फिर भी यहाँ आंसर ट्रांसफार्मर में भी फैराडे का नियम लग जाता है, ठीक है, फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम लगता है। लेकिन अब यहाँ पे जो बात चल रही है वो चल रही है सेल की, तो इसका सही आंसर होगा विद्युत प्लेटिंग में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, 42 नंबर प्रश्न। किस प्रक्रिया द्वारा धातु पर विद्युत धारा का उपयोग करके परत चढ़ाई जाती है? किस प्रक्रिया द्वारा धातु पर विद्युत धारा का उपयोग करके परत चढ़ाई जाती है? किस प्रक्रिया द्वारा धातु पर विद्युत धारा का उपयोग करके परत चढ़ाई जाती है? तो इसका सही आंसर है, कौन सी प्रक्रिया होती है वो जिससे धातु पर कोई परत चढ़ाई जाती है? उसका आंसर है विद्युत प्लेटिंग। कौन सी होती है? विद्युत प्लेटिंग, ठीक है। धातुकरण नहीं होती, कास्टिंग भी नहीं होती, पॉलिशिंग भी नहीं होती। सही आंसर है विद्युत प्लेटिंग। 43 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा घटक उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, इलेक्ट्रोलाइट के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा घटक उत्पन्न होता है? अब इनमें से ऑप्शन है उसका ऑक्सीजन। क्या ऑप्शन है उसका? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑप्शन है इसका ऑक्सीजन। 44 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने। इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो इनमें से ऑप्शन में देखना है। इलेक्ट्रोलाइट का विद्युत चालकों के निर्माण में होता है क्या? नहीं होता। धातु के शुद्धिकरण में होता है? होता है। अगले पढ़ते हैं। मोटर चालकों में नहीं होता, ट्रांसफार्मरों में नहीं होता। तो सही आंसर इसका है धातु शुद्धिकरण में। ऑप्शन पढ़ के भी कई बार अपने को आंसर निकालने पड़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। धातु पर विद्युत प्लेटिंग के दौरान, धातु पर विद्युत प्लेटिंग के दौरान, ठीक है, एनोड का कार्य क्या होता है? धातु पर विद्युत प्लेटिंग के दौरान एनोड का कार्य क्या होता है? धातु के आयनों का उत्सर्जन करना। क्या होता है? धातु के आयनों का उत्सर्जन करना। 46 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किस उद्योग में सबसे अधिक उपयोग होता है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किस उद्योग में ज्यादा उपयोगी होता है? ऑप्शन पढ़ के आंसर कर लोगे इसका। मोटर में होता है क्या रासायनिक प्रभाव? नहीं होता। प्लास्टिक उद्योग में नहीं होता, खाद्य उद्योग में नहीं होता। तो आंसर क्या है इसका? रासायनिक प्रभाव का उपयोग कहाँ होता है? तो आंसर है धातु उद्योग में। आंसर क्या है? धातु उद्योग में। 47 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में कैथोड पर किस प्रकार के आयन जमा होते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में कैथोड पर, ठीक है, कैथोड पर किस प्रकार के आयन, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में जो कैथोड होता है उस पर किस प्रकार के आयन जमा होते हैं? तो इसका मतलब, इसका आंसर मैंने अभी स्टार्टिंग में प्रश्न आया था, जो कैथोड होता है उस पर धनायन, धनात्मक, ठीक है, आयन पूछे किस प्रकार के आयन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया कैथोड पर किस प्रकार के आयन जमा होते हैं? तो आयन पूछे हैं, तो किस प्रकार के आयन जमा होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया में कैथोड पर? तो इसका आंसर है ऋणात्मक। किस प्रकार के जमा होते हैं? ऋणात्मक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न। धातु को विद्युत धारा द्वारा, धातु को विद्युत धारा द्वारा शुद्ध करने की प्रक्रिया, विद्युत धारा द्वारा शुद्ध कर रहे हैं अपने धातु को, विद्युत धारा द्वारा शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत धारा द्वारा शुद्ध करने की प्रक्रिया धातु को क्या कहलाती है? धातु शुद्धिकरण। इसका सही आंसर है धातु का शुद्धिकरण, ठीक है। विद्युत परिमाप गलत है, इलेक्ट्रोलाइट शोधन गलत है, धातुकरण गलत है। सही आंसर है धातु शुद्धिकरण। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। अगले प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न। इलेक्ट्रोलाइसिस के अनुप्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इलेक्ट्रोलाइसिस के अनुप्रयोग में, इलेक्ट्रोलाइसिस के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करता है? चुंबकीय बल उत्पन्न करता है, गलत, ठीक है। तापमान को मापता है, गलत। ऊर्जा संरक्षण करता है, गलत। तो सही आंसर क्या है? धातुओं का शुद्धिकरण। सही आंसर क्या है? धातुओं का शुद्धिकरण। इलेक्ट्रोलाइसिस का अनुप्रयोग क्या है? धातुओं का शुद्धिकरण। इनमें से 50 नंबर प्रश्न। इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा धातुओं को कैसे पृथक किया जाता है? धातुओं को कैसे पृथक किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा धातुओं को कैसे पृथक किया जाता है? 50 नंबर प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है आयनों में तोड़कर। कैसे किया जाता है? परमाणुओं में तोड़कर गलत है, अणुओं में तोड़कर अलग है, यौगिक में तोड़कर, आयनों में तोड़कर। सही आंसर क्या है इसका? आयनों में तोड़कर।
तो ये 50 प्रश्न थे आपके जो रासायनिक सेल। इसके बाद इसका पार्ट दूसरा है जिसमें रासायनिक सेल के जो विद्युत संबंधित प्रश्न है वो आएंगे। 2 पार्ट में सेल को खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे ला रहा हूं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। MCQ की पूरी एक सीरीज बनी हुई है, आप पहले वीडियो से लेकर लास्ट तक देख सकते हैं। प्लेलिस्ट इसके अंदर MCQ प्लेलिस्ट एक मेरे चैनल पे बनी हुई है। आप अगर ITI स्टूडेंट हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। डेली अपडेट जो जॉब से संबंधित हैं वो भी इस चैनल पे ला रहा हूँ। ITI संबंधित जो वैकेंसीज निकल रही हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।